नमस्कार। उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टैक्स ट्रांसफर प्रोसेस में उत्तराखंड को 1562.44 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निधि के उपयोग के बारे में भी बताया और कहा कि राज्य सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई इन निधियों की मदद से विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करेगी और नई योजनाओं का संचालन करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी में लिखा, टैक्स ट्रांसफर प्रोसेस में उत्तराखंड को 1562.44 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार। इस धनराशि से राज्य की विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ साथ नई योजनाओं के संचालन में सहायता मिलेगी। 10 जून को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के कर हस्तांतरण हिस्से की एक अतिरिक्त किश्त जून 2024 के लिए उनके देय हिस्से के साथ जारी की। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा और उसके लिए शहरी विकास विभाग ने नगर निकाय एक्ट और नियमावली में संशोधन का काम तेज कर दिया है। नगर निकायों में फिलहाल 1 सितंबर तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और इस बीच चुनाव में देरी का मामला फिर कोर्ट में पहुंचने से विभाग के स्तर पर हलचल तेज हो गई है और इसीलिए विभाग किसी भी स्थिति में सितंबर तक चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल शासन के स्तर पर चुनाव से पहले एकल सदस्यीय आयोग की संस्तुति के क्रम में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए नगर निकाय एक्ट में संशोधन किया जाना है। शहरी विकास विभाग ने ये काम तकरीबन पूरा कर लिया है। साथ ही एक्ट को लागू करने के लिए नियमावली में भी संशोधन का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। संशोधित एक्ट और नियमावली को आगामी कैबिनेट में रखा जा सकता है, जिसे कैबिनेट मंजूरी के बाद शासन आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ कर देगा। इसमें मेयर, चेयरमैन का आरक्षण निदेशालय, जबकि वार्ड सदस्यों का आरक्षण जिलाधिकारी के स्तर से तय किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड विधानसभा की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है। राज्य विधानसभा की बद्रीनाथ और मंगलौर निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव होगा। आयोग के अनुसार 14 जून को इसके लिए अधिसूचना जारी होगी। फिर 21 जून तक नामांकन किया जा सकता है। वहीं 24 जून तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद 10 जुलाई को मतदान होगा। वहीं 13 जुलाई को काउंटिंग होगी और आयोग के अनुसार 15 जुलाई 2024 से पहले निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए। बद्रीनाथ सिंह पर राजेंद्र सिंह भंडारी के इस्तीफे और मंगलौर सीट पर सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो बद्रीनाथ और मंगलौर निर्वाचन क्षेत्र में एक बार फिर से उपचुनाव होगा और ये उपचुनाव आपको बता दें कि बद्रीनाथ सिंह पर राजेंद्र सिंह भंडारी के इस्तीफे और मंगलौर सीट पर सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं। यानी कि 2 सीटों पर ये उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को काउंटिंग की डेट का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड में ये उपचुनाव हो रहे हैं और इनकी तारीखों का ऐलान किया जा चुका है चुनाव आयोग की तरफ से और मंगलौर और बद्रीनाथ, इन 2 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा रहा है। 21 जून तक नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे जो भी इस उपचुनाव में उम्मीदवार होंगे और 21 जून के बाद 10 जुलाई को वोटिंग की जाएगी, यानी कि मतदान किया जाएगा और मतदान के बाद 13 जुलाई की तारीख तय की गई है नतीजों के लिए, जिस दिन काउंटिंग होगी और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल होने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जनपद मुख्यालय गोपेश्वर में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के नाम से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से 2022 में चुनाव जीते थे और एक बार फिर से राजेंद्र भंडारी ने अपने स्वार्थ के लिए बद्रीनाथ की जनता पर उपचुनाव थोपे हैं।
जिसकी सजा बद्रीनाथ विधानसभा की जनता उनको देगी। उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े पदाधिकारी उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन जनपद स्तर और प्रदेश स्तर की पदाधिकारी ने मंथन करने के बाद जिस भी कार्यकर्ता को अपना प्रत्याशी बनाया, उसके साथ संगठन के एक एक व्यक्ति को दिन रात मेहनत करके विधानसभा पहुंचना होगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के खिलाफ विधानसभा में बद्रीनाथ विधानसभा की समस्याओं को मजबूती के साथ उठा सके और उनके समाधान के लिए लड़ाई भी लड़ सके। इस दौरान जिला अध्यक्ष कांग्रेस मुकेश नेगी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष उषा रावत सहित तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो लोकसभा के परिणाम है उसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो जिन लोगों का हम चाह रहे थे वो चुनाव लड़ें, वो टिकट नहीं हुए और सीनियर्स ने लड़ाई लड़ने से मना किया और वो आप सब लोगों के संज्ञान में हो, ऑन कैमरा चीजें आई हैं, उसका नुकसान हुआ, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। और जब सीनियर्स नहीं लड़ता, योद्धा को युद्ध में जाना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में तो लड़ेगा कार्यकर्ता और अनुकूल स्थिति में लड़ते हैं नेता, तो ऐसे में दिक्कत आती है। वही कारण रहा, नहीं तो पूरे भारत में रिजल्ट अच्छा हुआ। यूपी एडजॉइनिंग यूपी है और जब अविभाजित उत्तर प्रदेश में थे एक सा मैंडेट होता था। उत्तर प्रदेश हम जीत गए लेकिन उत्तराखंड हारे, उसका कारण यही था जो मैं आपको बता रहा हूँ। और लेकिन हमने सुधार किया, हमने 1.5 लाख वोट इस विधानसभा इस लोकसभा में कवर किया है और मोदी का मैजिक कम हुआ है, मेरा ये मानना है। देवभूमि उत्तराखंड को सनातन धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ सनातन धर्म के 4 धाम हैं और जिसके दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवभूमि पहुंचे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित कैंची धाम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर पर हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु पहुंचकर बाबा नीम करोली महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। 15 जून 2024 को विश्व विख्यात कैंची धाम मंदिर का 60वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान कैंची धाम भवाली में आयोजित होने वाले मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में नैनीताल क्लब सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। आयुक्त दीपक रावत ने बैठक कैंची महोत्सव में लिए पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधा, बिजली, पानी, यातायात, शटल सेवा आदि की विस्तृत जानकारी ली। वहीं आयुक्त दीपक रावत ने यह बताया कि मेले के दौरान यदि किसी की अचानक ज्यादा तबियत बिगड़ जाती है या प्राथमिक उपचार के बाद किसी मरीज को हायर सेंटर भेजा जाता है तो ऐसे में मरीज को हेली सेवा के माध्यम से हायर सेंटर भेजा जाएगा। साथ ही ये भी बताया कि मंदिर परिसर के आसपास हॉर्न, प्लास्टिक का प्रयोग, धूम्रपान, तंबाकू, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कैंची धाम से भवाली के मध्य फड़ खोखा संचालन, कैंची धाम से भवाली के मध्य में मार्ग किनारे विभिन्न संगठनों व्यक्तियों की तरफ से निःशुल्क खाद्य और पेय पदार्थों के वितरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। के प्लान तो यही है कि जो अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे, जो पार्किंग के पॉइंट्स हमने बनाए हैं, उससे शटल सेवा चले। अब पुलिस का ये मानना है क्योंकि इस बार ये सैटरडे को हो रहा है और वीकेंड्स पे बहुत दबाव पहले से भीड़ का है, तो ऐसी भी संभावना होगी कि शटल को भीमताल से ही चलाना पड़े। तो उसके लिए भी वहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। जो अलग अलग तरह की गाड़ियाँ लगनी है उनसे बातचीत हुई है, वहाँ पे उनको तैनात किया जाएगा। क्योंकि बड़ा जमावड़ा पार्किंग्स के ऊपर होगा तो बेसिक फैसिलिटी जिसमें मेडिकल हो, खाने पीने की व्यवस्था हो और रोशनी हो, ये यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी पुलिस से ये भी कहा गया है कि जो लोग ऐसे हैं जो भवाली से ही पैदल जाते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, तो उसमें सड़क पे पर्याप्त दूरी में पुलिस रहे, ऐसा ना हो कि कोई नहीं है। सिमिलरली जो साफ सफाई की व्यवस्था जो नगर पालिका भवाली देख रही है और जिला पंचायत देख रही है, आप लोग को मोबाइल टॉयलेट्स लगाने हैं, गंदगी सड़कों की ओर हो जाती है, वो साथ साथ साफ होती रहे। रेट्स भी इसके फिक्स्ड रहें तो कोई मनमाफिक वसूली ना हो। और पिछली बार ये देखने में आया था कि वापसी में जो हमारी शटल्स थी ये सारी चली गई थी और जो श्रद्धालुगण हैं उनको अलग अलग पार्किंग्स में काफ़ी देर रुकना पड़ा, तो वो इस बार ऐसा ना हो और सब लोग सही तरीके से निकलें। हेलीकॉप्टर की बात आपने कही थी, वो एहतियात के तौर पे मैंने कहा है कि हम सिविल एविएशन से मांग लें। कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि सड़कें बिल्कुल खुली ना हो, लंबा जाम हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो, तो ये आसपास घोड़ाखाल में तैनात रहे तो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है।
आगामी 15 जून को बाबा नीम करोली धाम में वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। कैंची धाम में लगने वाले मेले में हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं, लिहाजा पुलिस के सामने क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इस बार पुलिस और प्रशासन ने भीड़ को मैनेज करने के लिए जहां एक और अभी से शटल सेवा शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ नई पार्किंग और नए रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में जहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, सीईओ सिटी हल्द्वानी का भी यही कहना है कि अभी काठगोदाम से कैंची धाम के लिए शटल सेवा शुरू की गई है। इसी तरह ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नए विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। पिछली बार एक दिन में लगभग 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु कैंची धाम मेले में दर्शन करने के लिए आए थे। इस बार उससे ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है, लिहाजा पुलिस और प्रशासन लगातार 15 जून को आयोजित होने वाले मेले को व्यवस्थित करने के लिए जुटे हुए हैं। लाख के आसपास का फुटफॉल देखा था और बहुत इफेक्टिवली मैनेज हुआ था। हम आशा करते हैं इस बार भी इफेक्टिवली मैनेज होगा। जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा वो लगभग पिछले बार जैसा ही होगा, कुछ उसमें एडिशंस होंगे। जैसे जो भीमताल के वाया भीमताल जो गाड़ियाँ जाएंगी वो नैनी बेंड और तिरछा खेत वाली पार्किंग में वहाँ पे रुकवाए जाएंगे वाहन। इसके अलावा नगर पालिका का ग्राउंड है, करीब 350 गाड़ियों की वहाँ पे हमारे पार्किंग स्पेस है। जो गेठिया और जोलीकोट से होते हुए जाएंगी गाड़ियाँ, उनके लिए सैनिटोरियम वाली पार्किंग है। सैनिटोरियम से राती घाट को रास्ता आता है, वो पार्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा। कैंची की जो अपनी पार्किंग है वो हम आमतौर पे रहता है कि एक दिन पहले ही भर जाती है, और जो पहाड़ से आने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए हम खैरना में पार्किंग करवाएंगे। ये वहाँ इन पार्किंग्स में जो हमारे जो यात्रीगण हैं वो अपने गाड़ियों को पार्क करने के बाद वहाँ से शटल के माध्यम से ही गाड़ियाँ आगे जाएंगी। शटल के माध्यम से जो हल्द्वानी से होके गाड़ियाँ जा रही हैं या जोलीकोट के माध्यम से या भीमताल से होते हुए जा रही हैं, वो वन विभाग के बैरियर तक जाएंगी, वहाँ से लोग पैदल जाएंगे। उसमें भी एंट्री और एग्जिट को बाइफिकेट किया जाएगा रूट को, ताकि किसी भी तरीके की स्टैम्पेड की सिचुएशन ना आए। और जो पहाड़ से आने वाली गाड़ियाँ वो पनीराम ढाबे तक जाएंगी, वहाँ से पैदल मार्ग से लोग कैंची मंदिर तक जाएंगे। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब की अध्यक्षता में देहरादून में बैठक की और इस दौरान 42 प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए 27 शिकायतों का निस्तारण भी किया गया। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग इस बैठक में अधिकारी भी अल्पसंख्या में ही मौजूद रहे। इस बैठक में आयोग के 5 अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिनके खिलाफ फिलहाल आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। अब ये अधिकारी क्या जवाब देते हैं, ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष रहे, उन्होंने अध्यक्षता नईम नवाब की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की थी देहरादून में, और इस दौरान करीब 42 प्रकरणों पर सुनवाई की गई, जिसमें से 27 शिकायतों के निस्तारण की भी बात सामने आ रही है। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग की इस बैठक में अधिकारी भी कहीं न कहीं नदारद दिखाई दिए, अल्पसंख्या में ही मौजूद रहे। अब इस बैठक में आयोग के अगर बात की जाए तो सिर्फ 5 अधिकारी अनुपस्थित रहे, और जिनके खिलाफ अब आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा है और 3 दिन का समय दिया है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें कि किस वजह से आप इस बैठक में शामिल नहीं हुए। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो अधिकारी अनुपस्थित रहे आयोग को कारण बताओ नोटिस में क्या कुछ जवाब देते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। देहरादून में स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम सोनिका की तरफ से जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जिलाधिकारी सोनिका को 94 शिकायतें मिली। शिकायतों में अधिकतर शिकायतें भूमि संबंधित, आपसी विवाद, पेंशन, पेयजल, सड़क पर अतिक्रमण, मोबाइल टावर लगवाने, भूमि का मुआवजा, विरासत दर्ज करने, बंद गुल को खोलने जैसी रही। और साथ ही डीएम सोनिका ने उप जिलाधिकारियों सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों का अपने स्तर पर समीक्षा करते हुए निस्तारण करने के दिशा निर्देश भी जारी किए। प्लस शिकायतें हमारे पास आई हैं, करीबन 93 प्लस शिकायतें हमारे पास आई हैं, और हर तरह की शिकायतें हैं। सीनियर सिटीजन्स की भी हैं, बिजली की, पानी की, और लैंड से रिलेटेड भी काफ़ी शिकायतें हैं।
तो उसी क्रम में जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं, हमारे जो कंसर्न अधिकारी होते हैं सीनियर लेवल के, वो यहाँ होते हैं और उनको डायरेक्ट कर दिया जाता है और वो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। जो इमीडिएटली रिजॉल्व हो सकती हैं वो तभी कर दी जाती है, अदरवाइज स्पॉट पे जाके की जाती है। थाना विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत डाक पत्थर तिराहे पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले ठेली, फड़ और खोखों को नगर पालिका विकासनगर के सहयोग से पुलिस ने हटवा दिया है और इस दौरान 10 ठेले संचालकों के 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान कर 2500 रुपए जुर्माना किया गया और भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी जारी की गई है। इधर उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत की तबीयत बिगड़ गई है और जिसके बाद उन्हें पहले इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी तबीयत ठीक होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद शैला रानी रावत को एयरलिफ्ट करके गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी हो रही है। शैला रानी रावत केदारनाथ विधानसभा से बीजेपी की विधायक हैं। वो किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें एक निजी अस्पताल में डायलिसिस के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। हालांकि अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया है। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार भी हरकत में है। इधर ऊधम सिंह नगर में पुलिस ने 5 जुआरियों को उस समय पकड़ा जब वो एक व्यक्ति के खेत में जुआ खेल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि 17 मील चौकी के अंतर्गत बड़ा फार्म में दारा सिंह के खेत में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। जब 17 मील चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि दारा सिंह के खेत में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस को देखते ही कुछ जुआरी भाग गए और पुलिस की टीम ने 5 जुआरियों को पकड़ लिया। साथ ही पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल, 2 कार कब्जे में ली हैं। वहीं एसएसआई अशोक कुमार ने ये बताया कि अभियुक्तों के खिलाफ जुआ अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दिनांक 9/6/2024 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम दा फार्म में दारा सिंह के खेत में जुआ चल रहा है। इस सूचना पर चौकी मजोला इंचार्ज और अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर गई तो जो है वहाँ पर काफ़ी लोग खेत में अड्डा बनाते जुआ खेल रहे थे। जैसे पुलिस पार्टी मौके पर पहुँचे तो अन्य लोग आगे 5 लोग पकड़े गए। अवैध नशा शराब तस्करी में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई किए जाने के क्रम में थाना डोईवाला पुलिस ने चौकी गेट लाल तप्पड़ पर रात्रि में चेकिंग के दौरान 50 वर्षीय आरोपी को 84 टेट्रा पैक माल्टा देशी शराब स्कूटी से परिवहन करते गिरफ्तार किया। वहीं तस्करी में प्रयुक्त उक्त स्कूटी को सीज किया गया। गिरफ्तारी अभियुक्त के खिलाफ थाना डोईवाला पर नियमानुसार आबकारी अधिनियम में पंजीकृत किया गया है। देहरादून में थाना रायपुर के क्षेत्र अंतर्गत चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम की तरफ से रात्रि में घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अवैध खुखरी बरामद हुई। पुलिस टीम के सख्ती से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वो आसपास के क्षेत्र में चोरी की फिराक में घूम रहा था। अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर थाना रायपुर पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो आपको बता दें, देहरादून में थाना रायपुर के क्षेत्र अंतर्गत चलाए जा रहे चेक इन अभियान में पुलिस ने रात में घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके पास अवैध खुखरी बरामद हुई और उसके बाद पुलिस ने उसके साथ पूछताछ की। पूछताछ करने पर पता चला कि वो आसपास के इलाकों में चोरी करने की फिराक में घूम रहा था। जब ये बात पुलिस को पता चली तो उसने अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार करके थाना रायपुर पर धाराओं के अंतर्गत आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।